Now, welcome to the next part of the chapter, respiration and circulation. The last part of respiration given in your book is about the artificial ventilation. It may also be called as artificial respiration. What actually the artificial respiration is, if the person is unable to respire normally, the normal condition, the normally how do we respire, we know कि if the person is not able to respire normally, अगर normal condition से वो सांस नहीं ले पाता है तो उसे हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं सांस लेने में, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन. नाउ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन इट इंक्लूड्स इंड्यूसिंग ब्रीदिंग, यानी उसको सांस लेने में हेल्प करना, सांस लेने में मदद करना. इफ नेचुरल रेस्पिरेशन इज सीज्ड, अगर नेचुरल रेस्पिरेशन उसका रुक जाता है टेम्पररीली कुछ देर के लिए, या उसका नेचुरल रेस्पिरेशन वो नहीं कर पा रहा है, नेचुरल कंडीशन से रेस्पायर नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम आर्टिफिशियली ब्रीथ करेंगे, हम उसे ब्रीदिंग इंड्यूस करवाएंगे, फिर से रीस्टार्ट करवाएंगे. इट कैन प्रिवेंट डेथ. अगर सडनली उसको असिस्ट कर दिया जाए, सडनली उसे हेल्प कर दिया जाए तो उसकी डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता है. क्योंकि अगर कुछ देर तक भी उस इंडिविजुअल ने सांस नहीं लिया, रेस्पायर नहीं किया, तो ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाएगी. तो सडनली अगर हम उसको असिस्ट करें, हेल्प करें इस मेथड से, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान बच जाए, मरे ना. अब ऐसा क्यों होता है? देखो, मल्टीपल रीजन ऐसे हैं जिसमें उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो ब्लॉक हो सकता है, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक कभी कभी चॉक हो जाता है. चॉक होने की वजह से कभी फूड पार्टिकल से चॉक हो सकता है, या फिर म्यूकस की वजह से ब्लॉक हो सकता है, या फिर सडन स्ट्रेस में ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक शॉक में ऐसा हो सकता है कि उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक एक ट्रॉमा की वजह से, एक शॉक की वजह से अचानक काम करना बंद कर दे, उसका रेस्पिरेशन रुक जाए. अगर उसका रेस्पिरेशन रुकता है, हम इस तरीके से उसकी मदद करते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वापस से रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दे. Now this artificial respiration includes two main process. It involves two main steps. The first step given in your book is mouth to mouth respiration. Now what is mouth to mouth respiration? First of all, जो इंडिविजुअल है जिसका रेस्पिरेशन रुका है, उसको हमें जमीन पे लिटा देना है, इस पोजीशन पे स्ट्रेट लिटा देना है कि उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो पूरी तरह से स्मूथ और पूरी तरह से ओपन और स्ट्रेट रहे. यानी नॉर्मल फ्लैट जमीन पे उसको हम सीधा लिटा देंगे और उसके हेड को थोड़ा सा ऐसा ऊपर की तरफ टिल्ट करेंगे ताकि उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो पूरी तरह से ओपन हो जाए. उसके मुंह में अगर कुछ है तो वो निकालना है, और उसके बाद उसके माउथ पे उस पेशेंट का, उस इंडिविजुअल की नाक को हमें बंद करना है, उसके माउथ को ओपन करना है, और माउथ को ओपन करने के बाद अपने माउथ से, मतलब अपने लिप्स को उसके लिप्स के ऊपर रखना है, और हमें फोर्सफुली हवा उसके लंग्स के अल्वियोलाई तक पहुंचाना है. यानी फोर्सफुली हमें ब्रीथ करना है, फूंकना है उसके लंग्स के अंदर. एक फुल प्रेशर के साथ हमें फूंकना है, पूरी हवा लंग्स तक जाएगी. उसके बाद उस हवा को निकालने में भी असिस्ट करना है, मतलब उसके चेस्ट पे एक, उसके लिए एक टेक्निक है. द टेक्निक इज कॉल्ड एज CPR. The technique, this name is not given in your book. The technique is called as CPR. CPR, that is cardiopulmonary resuscitation. According to this technique, मतलब पहले उसके नाक को हमें बंद करना है, उसके मुंह पे हमें फूंकना है, एकदम क्लोज करके, एकदम लिप्स टू लिप टच करके उसे हमें फूंकना है. जब हवा लंग्स के अल्वियोलाई तक पहुंच जाएगी तो हमें उसके लंग्स पे, उसके चेस्ट को हमें प्रेस करना है. ऐसा प्रेस करना है कि वो हवा वापस रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर आए. ऐसा कई बार रिपीट करने के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पूरा पैसेज क्लियर हो जाए, और पैसेज क्लियर होने के बाद वो इंडिविजुअल अब नॉर्मल तरीके से रेस्पायर कर सकेगा. सो दैट इज अ मैनुअल मेथड. दिस मेथड इज समटाइम वेरी इफेक्टिव बिकॉज कभी कभी इतना टाइम नहीं होता है कि पेशेंट को हम हॉस्पिटल तक ले जाएं, या उसे हम कोई मैकेनाइज्ड हेल्प दे, कोई मशीन के जरिए उसको हेल्प दे. ये करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है. ऑक्सीजन भी हर वक्त साथ में अवेलेबल नहीं होता है. तो ये एक बेसिक टेक्निक है. अगर इस टेक्निक को हम फॉलो करें तो हम किसी की जान बचा सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. द सेकेंड प्रोसेस,
with the help of ventilator, which is a mechanical machine, which is a mechanical means, ventilator की मदद से भी हम उसको help कर सकते हैं. Now ventilators obviously are available only in hospital. घर में कोई ventilator रखता नहीं है, तो पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाना. अभी ऐसा कब होता है, जैसे किसी के अंदर कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम कई दिन से चल रहा है, उसकी हालत बिगड़ते जा रही है, या फिर उसका ऑपरेशन हुआ है, या फिर कोई मेजर डिजीज है उसको, तो कई बार उसको वेंटिलेटर में रख के वेंटिलेटर की मदद से उसको हेल्प देके उसके रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हैं. नो, इट इज अ मैकेनिकल मेथड. इन दिस मेथड इट इज अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम. Recently you might have listened about in the case of COVID-19 कि पेशेंट को जब सीवियर प्रॉब्लम होता है तो उसे वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है. ऐसा कई बार कैंसर पेशेंट को या और भी अलग अलग डिजीज में लोगों को वेंटिलेटर पे, या कोई सर्जरी है तो ऐसे में उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है. नो, वेंटिलेटर के 3 बेसिक गोल हैं, 3 बेसिक फंक्शन है. वेंटिलेटर्स क्या करते हैं? इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस. फर्स्ट वन, गेट ऑक्सीजन इनटू द लंग्स. वेंटिलेटर की मदद से पेशेंट के लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है. दूसरा, वेंटिलेटर रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स. वो लंग्स से CO2 को निकालता है, यानी ऑक्सीजन को पहुंचाता है, CO2 को निकालता है. वो इंडिविजुअल नॉर्मली ये काम नहीं कर पा रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेटर वी आर डूइंग दिस जॉब, वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी. हेल्प्स द पेशेंट ब्रीथ. इसकी मदद से वो पेशेंट जो है वो ब्रीदिंग हो सकता है. उसको कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए भी वेंटिलेटर पे रखना पड़े, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पर्सन वापस से नॉर्मल हो जाए और नॉर्मल तरीके से ब्रीथ करने लगे. तो बच्चों, यहां तक जो हमने पढ़ा ना, यहां पे हमारा रेस्पिरेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट, रेस्पिरेशन. हमारे चैप्टर का नाम था रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. तो रेस्पिरेशन पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. नाउ फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट, दैट इज circulation. Now the second part of the chapter as given in the title is circulation. Respiration part we have completed, starting with the second part, that is respiration. Starting with the second part, that is circulation. Circulation is mainly responsible for transportation of different material in the body from one part of the body to the other part, from one place of the body to the other place. हमारी बॉडी के अंदर का जो ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से होता है. स्टार्टिंग विद द डिटेल मैं आपको शॉर्ट में बता दूं. जैसे व्हेन वी इंस्पायर, व्हेन वी टेक द एयर इनटू द लंग्स, हवा हमारे नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, अल्वियोलाई में पहुंच जाती है. हवा डायरेक्टली अल्वियोलाई तक पहुंचती है, लेकिन हवा अल्वियोलाई से, ऑक्सीजन अल्वियोलाई से हमारी फिंगर्स तक डायरेक्ट नहीं जा सकता. अल्वियोलाई से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक डायरेक्ट नहीं जा सकता. अब अल्वियोलाई से उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है. यानी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है. अल्वियोलाई से बॉडी के टिश्यूज तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है. सिमिलरली हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, टिश्यूज से अल्वियोलाई तक लाता है. ये एक एग्जांपल मैंने दिया. वन मोर एग्जांपल, एज फार एज न्यूट्रिएंट्स आर कंसर्न. आपने 11th स्टैंडर्ड में ह्यूमन न्यूट्रिशन पे चैप्टर पढ़ा था. उसमें आपने पढ़ा था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारी इंटेस्टाइन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है. अभी वो फूड इंटेस्टाइन से कहां जाता है? वो फूड इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है. बेटा, खाना तो हम खाते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है, लेकिन खाने की जरूरत हमारी बॉडी के हर पार्ट को है. खाना यहां पे भी चाहिए, खाना यहां पे भी चाहिए. उस खाने को एलिमेंट्री कैनाल से यहां तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है. यानी ब्लड के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है.
तो ये ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है, CO2 का होता है, न्यूट्रिएंट्स जो सिंप्लीफाइड फूड हैं जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सिमिलरली हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं यानी अनवांटेड मटेरियल्स जो बनते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट जिसमें अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये जो अलग अलग मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के अलग अलग पार्ट से ट्रांसपोर्ट करके किडनीज तक लाया जाता है ताकि किडनी उसको एलिमिनेट कर सके। तो ट्रांसपोर्टेशन किसने किया? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ने किया, सर्कुलेटरी सिस्टम ने किया। तो बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेनली अ ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म इन अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट है, हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, आप जानते हैं। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर स्टेबल या स्टेगनेंट फ्लूइड नहीं है। ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, पूरी बॉडी में रोटेट कर रहा है, बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, इसीलिए चैप्टर को सर्कुलेशन नाम दिया गया है। बॉडी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अब ब्लड सर्कुलेट क्यों कर रहा है? क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहा है? बॉडी में ब्लड इसलिए घूम रहा है ताकि वो अलग अलग चीजों को अपनी मंजिल तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। खाना एलिमेंट्री कैनाल से आपके फिंगर्स तक जा सके, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जा सके, इसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन आपके अल्वियोलाई से बॉडी के अलग अलग पार्ट में जा सके, इसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है, बॉडी का ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है जो हर चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। अभी इस ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म अलग अलग हैं। हम एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हैं, हम सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हैं। हमारे अंदर हाई लेवल का ट्रांसपोर्टेशन है। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एक सेल के या सिंपल कुछ सेल से बने हुए, उनका ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म उतना ही सिंपल है, उतना ही आसान है। बाय द वे, तो स्टार्टिंग विद द ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, उसी लेवल का, उसी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन उनके अंदर होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली डन फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अभी मैंने एग्जांपल दिया, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना है, न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहां से? विद सराउंडिंग, या तो उनकी सराउंडिंग के मटेरियल को अंदर लेना या अंदर के मटेरियल को बाहर निकालना, यह भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो बाहर से अपनी बॉडी के बाहर, अपनी सेल के बाहर जो न्यूट्रिएंट है उसको अंदर लेते हैं और अंदर के मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं। सो दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन विद सराउंडिंग। और या फिर बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ देयर सेल और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब? एक बार न्यूट्रिएंट, जैसे एग्जांपल ये एक सेल है, राइट, ये एक सेल है, ये सेल है। अभी सेल के अंदर न्यूट्रिएंट का अंदर आना या ऑक्सीजन का अंदर आना, तो बेटा ये विथ सराउंडिंग, बाहर की तरफ सराउंडिंग है, ये सेल है, तो यहां पर एक्सचेंज हो रहा है, अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है। दैट इज द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल विथ सराउंडिंग। अब बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द सेल, यानी जो मटेरियल यहां पर आया है वो मटेरियल सेल के एक ही पार्ट में कन्फाइंड होके ना रह जाए, वो सेल के अलग अलग पार्ट में जाएगा, सेल के अलग अलग पार्ट में जाएगा। तो विद इन द सेल या विद इन द बॉडी भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी ह्यूमन का एग्जांपल दिया, हम इंस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अल्वियोलाई में जाता है, लेकिन लंग्स के अल्वियोलाई से वो बॉडी के दूसरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन विद इन द बॉडी। Now, generally organism take oxygen and nutrients. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो मेन चीज कंज्यूम करनी है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ये दो चीजें उनको कंज्यूम करनी है। वो ये दोनों चीजें कहां से कंज्यूम करते हैं? सराउंडिंग से, आसपास से कंज्यूम करते हैं। और आसपास से कंज्यूम करने के बाद जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल के अंदर आता है तो उसको सर्कुलेट किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद इन द बॉडी। बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसे पहुंचाया जाएगा। नाउ द वेस्ट जनरेटेड, अब इस मैकेनिज्म में सेल के अंदर या बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनेगा, अनवांटेड मटेरियल बनेंगे, टॉक्सिक मटेरियल बनेंगे,
उस अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल को सेल के बाहर या बॉडी के बाहर एलिमिनेट किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सिस्टम दे हैव इन द बॉडी. ओके, तो वेस्ट मटेरियल विच इज जनरेटेड इन द बॉडी इज गिवन आउट. नो डाउट वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन वेस्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए दे हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन या तो डिफ्यूजन से होगा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है. डिफ्यूजन क्या है? आपने पढ़ा है लोअर क्लास में, किसी भी मटेरियल का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ माइग्रेट होना, मूव होना, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कोई भी ऐसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी चीज का मूवमेंट जिसमें एनर्जी या एटीपी यूज हो, यानी प्रेशर के साथ या एनर्जी के साथ जिसको धकेला जाए, मूव किया जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ अभी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम अलग अलग होते हैं. या 4 केस आपकी बुक में दिया है, वो मैं यहां पे एलाबोरेट कर रहा हूं. द फर्स्ट केस, इन द केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल का ऑर्गेनिज्म अमीबा है, पैरामीशियम है, और बहुत से दूसरे भी ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर हैं. बच्चों, एक सेल का ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की एक सेल, या तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की एक सेल, उस सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस. साइक्लोसिस क्या है? एक बार सेल के अंदर जो कंटेंट आ गया बेटा, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है, वो एक स्पेशल वे में मूव करता है. उसके मूव करने का नाम साइक्लोसिस है. और साइक्लोसिस का सिग्निफिकेंस ये है कि जो चीज आई थी सेल में, एक जगह पर आई थी, अब उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वो चीज सेल के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाएगी. दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस. तो साइक्लोसिस is applicable for unicellular organism या higher organism जो multicellular organism है, उनकी हर सेल के अंदर, ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर साइक्लोसिस होता है. साइक्लोसिस इज अ टाइप ऑफ इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट. सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सेल के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल हो रहा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट. नाउ इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, इन द केस ऑफ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस आपने पढ़ा था 11th में, इट बिलोंग्स टू फाइलम पॉरीफेरा. पॉरीफेरा परफोरेटेड ऑर्गेनिज्म है. तो स्पॉन्जेस के अंदर एक स्पेशल सिस्टम आपने पढ़ा था जिसका नाम था कैनाल सिस्टम. इफ यू रिमेंबर, स्पॉन्जेस के अंदर ना उनकी जो बॉडी होती है, उसकी बॉडी पे मल्टीपल परफोरेशंस हैं. परफोरेशंस को ऑस्टिया कहते हैं. ऊपर एक बड़ी सी ओपनिंग है जिसको ऑस्ट्यूलम कहते हैं. तो ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, अंदर की कैविटी स्पॉन्जोसील में जाता है, फिर ऑस्ट्यूलम से पानी निकल जाता है. तो पानी का एंटर होना, कैविटी में जाना, ऊपर से निकल जाना, यानी पानी उनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है और हर सेल को छूता हुआ, हर सेल को टच करता हुआ निकल जाता है. मल्टीपल परफोरेशंस बॉडी में है, हर परफोरेशन से पानी अंदर आता है. पूरी बॉडी खड्डे वाली है, उससे पानी अंदर आएगा, हर सेल को टच होता हुआ पानी निकल जाएगा. तो उनकी बॉडी की जो कैविटी है, वो कैविटी एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. अब वो जो एक एक सेल पानी को टच कर रही है, अब वो सेल ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी, वो सेल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी. इन द केस ऑफ फ्लैटवर्म्स जिसे प्लैटीहेल्मिन्स कहते हैं, प्लेनेरिया है या फिर टेपवर्म है, उनके अंदर सर्कुलेशन के लिए दे हैव पेरेन्काइमा सर्कुलेशन. उनके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिसकी मदद से वो सर्कुलेशन करते हैं, पेरेन्काइमा सर्कुलेशन कहते हैं. इन द केस ऑफ राउंड वर्म जो एस्केरिस वाला ग्रुप है, जिसको एस्केलमिंथ, निमेथेलमिंथ या निमेटोडा भी कहते हैं, उनकी बॉडी फ्लूइड मूव्स अराउंड द विसरा. उनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड है, बॉडी के अंदर जो कैविटी है, फॉल्स कैविटी है, उस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा है. वो फ्लूइड बॉडी के अंदर मूव करता है और उस फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. रिमेंबर, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई स्पेशल वेसल्स नहीं है. इनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स या कोई स्पेशल वेसल्स नहीं है कि जिसकी मदद से वो ट्रांसपोर्टेशन करे. ओके, अभी ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर बॉडी फ्लूइड से मूवमेंट होता है. और ये तीनों को, यानी स्पॉन्जेस में, फ्लैटवर्म में और राउंडवर्म में, ये तीनों को कलेक्टिवली मैंने लिखा एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट.
ये पहला वाला सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ये तीनों में सेल के बाहर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, thus it is called as extracellular transport. So this is all about the basic thing about the transportation in living organism. Now just now we have seen the circulation in lower animals. Now we'll discuss about the circulation in higher animals. The side heading given here is circulation in animal 8.8. It is applicable for higher organism. Now in higher organism, just like human, in the case of mammals, in the case of birds, in the case of reptiles, amphibians, fishes, how the circulation occurs, वो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से explain करता हूँ. Listen carefully. In higher organism, to complete the circulation, उनकी body में दो fluid होता है. एक तो blood है जिसके बारे में हम जानते हैं, और दूसरा एक fluid है जिसका नाम है lymph. So with the help of blood and lymph, the circulation is completed in the higher organism. Blood वाला जो system है, that system is called as blood vascular system, और lymph वाले system को हम lymphatic system कहते हैं. तो higher organism में circulation complete करने के लिए यहाँ पे दो part में यहाँ पे mention कर रहा हूं. First part is blood vascular system. And the second part is lymph. Now, before starting with the detail, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा समराइज करूं. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है? द सिस्टम मेड अप ऑफ वेसल्स. द सिस्टम मेड अप ऑफ वेसल्स. वेसल्स स्टैंड्स फॉर ब्लड वेसल्स. द सिस्टम मेड अप ऑफ वेसल्स filled with the blood is called as blood vascular system. हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो वेसल से बना है, पाइपलाइन से बना हुआ है. हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल की एक पाइपलाइन है, तो उसे वेस्कुलर सिस्टम कहा गया है, जिसके अंदर रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है जिसे हम ब्लड कहते हैं. तो दिस कलेक्टिवली कॉल्ड एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. नो डाउट हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में समझाऊं. बच्चों, हमारे पास हार्ट है, राइट? हार्ट से निकला हुआ जो ब्लड वेसल, जो मेजर ब्लड वेसल आयोटा है या आर्टरी है, उसका डिवीजन होता है आर्टीरियोल्स. उसका डिवीजन होता है कैपिलरीज. कैपिलरीज यूनाइट होके बनती हैं वेन्यूल्स. वेन्यूल्स यूनाइट होके बनती हैं वेन, देन वेना कावा, विच अल्टीमेटली एंटर्स इनटू द हार्ट. इस पूरे रूट में ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है. हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के अंदर मूव करता है. दैट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. लिम्फ क्या है? हमारी ब्लड वेसल के बाहर येलो कलर का स्ट्रॉ, लाइट येलो कलर का फ्लूइड है, जिसे लिम्फ कहते हैं, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं. वो लिम्फ जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? डिटेल आ रही है, मैं आपको समझाऊंगा. सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूं. तो स्टार्टिंग विद द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. नाउ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में लिसन केयरफुली. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मैंने बताया कि सिस्टम मेड अप ऑफ वेसल्स फिल्ड विद ब्लड, और ब्लड के फ्लो के लिए जो प्रेशर की जरूरत होगी वो हमारा हार्ट बनाएगा. हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द प्रेशर विच इज एसेंशियल, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड. Now, blood vascular system is further classified as, this blood vascular system is further classified as open circulation and closed circulation. Now what is the difference between open circulation and closed circulation? मैं आपको समझाता हूं. ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन. बच्चों देखो, ध्यान से सुनो. जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में ये हार्ट है, राइट? एग्जाम्पल, ये रफ डायग्राम, ये हमारी बॉडी का हार्ट है. हार्ट से निकली हुई ब्लड वेसल, ये एक ब्लड वेसल है जो हार्ट से निकल रही है. ये आगे जाके डिवाइड होगी, रीडिवाइड होगी, इसका डिवीजन होगा, फर्दर डिवाइड होगी. उसके बाद ये कैपिलरीज यूनाइट होंगी, बहुत सारी कैपिलरीज यूनाइट होंगी, और फाइनली ये हार्ट में एंटर हो जाएगा. तो इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज ऑलवेज कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल. हमारी बॉडी में ब्लड वेसल के बाहर नहीं निकलता है. हमारी बॉडी में ब्लड वेसल के बाहर नहीं निकलता है.
अगर इंसान की बॉडी को इस तरह से कट किया जाए कि ब्लड वेसल ना कटे तो ब्लीडिंग नहीं होगी, लेकिन ऐसा कट करना आसान या पॉसिबल नहीं है बाय द वे। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज हैं, बॉडी के अंदर जो कैविटीज हैं, उस कैविटी में ब्लड नहीं है, ब्लड सिर्फ ब्लड वेसल के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। तो इसको कहते हैं हम क्लोज्ड सर्कुलेशन। In the closed circulation, blood is confined to the blood vessel. Blood never comes out of the blood vessel. Blood जो होता है ये टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में, टिश्यू के डायरेक्ट संपर्क में आता ही नहीं है, टिश्यू के डायरेक्ट संपर्क में आता ही नहीं है। मैं आपको समझाऊं, जैसे हार्ट से निकली हुई ब्लड वेसल, हार्ट से निकली हुई ब्लड वेसल जिसे आयोटा हम कहते हैं, ये आयोटा है, ये आयोटा है। इट डिवाइड टू फॉर्म, उससे बनती है आर्टरीज, उससे बनती हैं आर्टीरियोल्स, उससे बनती हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज यूनाइट होके बनती है वेन्यूल, वेन्यूल से बनता है वेन, वेन से बनता है वेना कावा, वेना कावा अल्टीमेटली एंटर्स इनटू द हार्ट। इस पूरे सर्कुलेशन में ब्लड तो अंदर ही रह गया, इस पूरे सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो अंदर ही रहता है, ब्लड बाहर आता ही नहीं है, ब्लड बाहर आता ही नहीं है। दस इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सर्कुलेशन। अब एक चीज और आपको बताएं, अगर क्लोज्ड सर्कुलेशन में ब्लड बाहर नहीं आता है, अगर ब्लड बाहर नहीं आता, से फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल्स है ना, ये हमारी सेल्स है, ये हमारा टिश्यू है, ये हमारा टिश्यू है, तो बच्चों एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की या न्यूट्रिएंट्स की, जो रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन तो यहां पे चाहिए, न्यूट्रिएंट्स तो यहां पे चाहिए, सेल्स में चाहिए, ब्लड वेसल के अंदर ही ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये न्यूट्रिएंट्स यहां तक पहुंचेगा कैसे? अब यहां से यहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, यानी कैपिलरीज से टिश्यू तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो लिम्फ के थ्रू होगा, वो लिम्फ के थ्रू होगा, और यहां पर जो सिस्टम बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम, इससे बनेगा लिम्फेटिक सिस्टम। ये है लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फ से बन रहा है, दैट इज अ लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो यहां से यहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, रिमेंबर जब हमारा ब्लड कैपिलरीज में से पास होता है, कैपिलरीज, कैपिलरीज एकदम फाइन ब्लड वेसल्स हैं, जब हमारा ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड यहां से पास होता है तो सम पार्ट ऑफ द ब्लड, नॉट द होल ब्लड, some part of the blood oozes out of the capillary, leaks out of the capillary। कुछ ब्लड जो है ना कैपिलरीज से लीक होकर बाहर निकल जाता है। जो ब्लड कैपिलरीज से लीक होकर बाहर निकल रहा है उसमें आरबीसीज नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आरबीसी ये बाहर निकला हुआ ब्लड रेड नहीं होगा, लाइट येलो कलर का फ्लूइड होगा, और ये लाइट येलो कलर के फ्लूइड को अब हम ब्लड नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इस फ्लूइड को हम बोलेंगे लिम्फ। तो बच्चों लिम्फ के थ्रू टिश्यूज को, सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो ये जो ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हुआ, और यहां से यहां तक जो सर्कुलेशन हो रहा है ये लिम्फेटिक सिस्टम हुआ। ओके, तो ये मैंने आपको बताया क्लोज्ड सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन इन विच ब्लड इज कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल, नेवर कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड इज नॉट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द टिश्यूज is called as closed circulation। open circulation on the other hand, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्लड वेसल का नेटवर्क नहीं है या इनकम्प्लीट है। आपने कॉकरोच के बारे में पढ़ा है, कॉकरोच में ब्लड वेसल का नेटवर्क इनकम्प्लीट या ऑलमोस्ट नहीं होता है। जब ब्लड वेसल नहीं होता है तो बेटा उनके हार्ट से जो ब्लड निकलेगा, उनके हार्ट से, जैसे ये कॉकरोच का हार्ट है राइट, ये कॉकरोच का ऐसा 13 चैम्बर का हार्ट होता है राइट, आगे थोड़ी सी ब्लड वेसल है, यहां से जो ब्लड निकलेगा, अब ये ब्लड कहां जाएगा? आगे ब्लड वेसल है ही नहीं, तो वो ब्लड उनकी बॉडी कैविटी में चला जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी कैविटी है उसको हीमोसील कहते हैं। हीमोसील, द सीलोम इज फिल्ड विद द हीम, दैट इज ब्लड, तो कैविटी इज फिल्ड विद द ब्लड, इट इज कॉल्ड एज हीमोसील। तो ये ब्लड उनकी बॉडी कैविटी में चला जाएगा, यानी इन दिस केस ब्लड इज डायरेक्टली कमिंग इन कांटेक्ट विथ, ब्लड इज डायरेक्टली कमिंग इन कांटेक्ट विद द टिश्यूज, ब्लड उनका टिश्यूज से कांटेक्ट में आ रहा है, ब्लड उनका बॉडी की सेल से संपर्क में आ रहा है, तो ये ओपन सर्कुलेशन होगा। ये बेसिक डिफरेंस है ओपन सर्कुलेशन और क्लोज्ड सर्कुलेशन में। रिमेंबर ये जो ओपन सर्कुलेशन होता है बच्चों, ओपन सर्कुलेशन होता है, ओपन सर्कुलेशन में जो कैविटी होती है इस कैविटी को हम बोलते हैं हीमोसील, और इसके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है
उसमें लो प्रेशर होगा, इसमें ब्लड के फ्लो का प्रेशर कम होगा। साइमल्टेनियसली इसके अंदर नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसके अंदर रेस्पिरेशन का पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन या कोई भी दूसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, यानी ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। ओके, ये वाले जो होते हैं इसमें विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट फ्लूइड, यहां पे लिम्फ की मदद से सर्कुलेशन कंप्लीट होगा। क्लोज्ड सर्कुलेशन में मैंने बताया व्हाट इज द रोल ऑफ द लिम्फ। ओके, इसमें कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होगा, इसमें प्रेशर जो होगा वो हाई होगा, यहां पे लो प्रेशर था, यहां पे हाई प्रेशर होगा। और यहां पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन या कोई भी दूसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट, मींस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके,